आनंद मोहन की भी भूमिका रही है, उन्होंने भी वहाँ लोगों से बात की, फ़ोन वोन किया। परिवार भी गया। प्रभुनाथ सिंह का बेटा आ ही गया इधर। तो इन सब का असर ये हुआ कि राजपूत वोट वहाँ पूरी तरह गोलबंद हो गया रूढ़ी के साथ। गोलबंदी केवल राजपूतों की नहीं हुई है, गोलबंदी यादवों की भी हुई है। तो यादव जब एकजुट हो गए हैं तो उसका असर इधर देखने को मिला है। इनके पक्ष में माने सवर्णों की एकजुटता के साथ कुशवाहा, कोयरी, कुर्मी इत्यादि जो वोटर हैं वो सब एकजुट हो गए हैं, जिसका असर छपरा में माने रोहिणी आचार्य को तो झेलना ही पड़ेगा। अगर इसमें थोड़ी सी भी अगर कोई गड़बड़ी हुई तो राजीव प्रताप रूढ़ी की मुश्किल भी बढ़ जाएगी। और वहाँ लालू प्रसाद लगातार कैंप किए हुए हैं, वहीं राजद कार्यालय में ठहरे हुए हैं और वहीं से सारी रणनीति संचालित कर रहे हैं। तो इसलिए वहाँ अभी भी टक्कर बहुत जोरदार होगी। सच्चिदानंद राय ने जो भारतीय जनता पार्टी का जो रुख किया, इसका असर छपरा के चुनाव पर जरूर देखने को मिलेगा। और निश्चित रूप से अब जो है राजीव प्रताप रूढ़ी और जनार्दन सिग्रीवाल दोनों के लिए स्थिति मजबूत हो गई। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर 5वें और 6ठे चरण के तारीख काफी नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों में अब प्रचार प्रसार को लेकर राजनेताओं की सक्रियता काफी ज्यादा बढ़ गई है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर थे। मधुबनी और सीतामढ़ी में उन्होंने बीजेपी और जेडीयू कैंडिडेट के पक्ष में वोटरों को गोलबंद करने की कोशिश की। तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज मधुबनी, सीतामढ़ी के अलावा सारण में 3 जनसभाएं की हैं। अब बड़ा ही दिलचस्प है लड़ाई सारण की, बात करेंगे उस पर। लेकिन बिहार की राजनीति में आज सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी घटना बीजेपी कार्यालय में देखने को मिली, जब कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया। और सबसे बड़ी बात यह रही कि महाराजगंज से कांग्रेस के विधायक हैं विजय शंकर दुबे, उनके बेटे कुमार सत्यम ने भी अब बीजेपी ज्वाइन कर लिया। महाराजगंज में काफी कुछ बीजेपी के पक्ष में घटता दिखाई दे रहा है। पहले प्रभुनाथ सिंह का परिवार जेडीयू में आया, सच्चिदानंद राय जो कि उधर के एमएलसी हैं उन्होंने समर्थन किया, और अब विजय शंकर दुबे कांग्रेस विधायक के बेटे कुमार सत्यम बीजेपी के पाले में आ गए हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं और प्रवीण बागी जी हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है, कांग्रेस में जब से अखिलेश प्रसाद सिंह ने कमान संभाली है केवल भगदड़, अब तो विधायक के बेटे भी छोड़ दिए। नहीं, ये देखिए, अखिलेश सिंह को दोष देना ठीक नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि ये भगदड़ पूरे देश में है कांग्रेस में। अब तक कांग्रेस के 15 पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी छोड़ चुके हैं और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो वो जो धारा दिल्ली से बह रही है वो पूरे देश में बह रही है। तो जहाँ जहाँ कांग्रेस के नेता हैं वो जो अपनी संभावना नहीं वहाँ देख रहे हैं उस पार्टी में, वो भाजपा में जा रहे हैं। तो ऐसे नेताओं की एक लंबी कतार लगी हुई है, बिहार में भी है लंबी कतार। और प्रवक्ता तो एक तरह से समझिए कि प्रवक्ताओं की टीम पूरी की पूरी इधर आ गई है। एक प्रवक्ता सिर्फ अभी वहाँ बचे हुए हैं, तो अब नए प्रवक्ताओं की बहाली वहाँ करनी पड़ेगी। तो ये स्थिति है और कांग्रेस एकदम नियंत्रण विहीन हो गई है। जो लोग छोड़ के जाना चाह रहे हैं या जा रहे हैं, उनसे बात करने की, उनको पार्टी में रोकने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। किसी को चिंता नहीं है इसकी कि जा रहे हैं तो जाएं। और ये ऐसे नेताओं पर बहुत भरोसा भी लोग नहीं करते हैं कि आज बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी में शामिल हो गए, फिर कल कांग्रेस की सरकार आएगी तो फिर सब लोग लौट के कांग्रेस में आ जाएंगे। विजय शंकर दुबे जी तो कांग्रेस के बहुत पुराने सिपाही हैं, और उनका परिवार जब बीजेपी में शामिल होने लगे तो फिर सवाल उठने तो लाजिम है। तो विजय शंकर दुबे भी तो बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं एक बार। जी, बीजेपी से वो उम्मीदवार रहे हैं लोकसभा के। अच्छा। तो वो चुनाव लड़ चुके हैं, फिर हार गए तो फिर वापस चले गए कांग्रेस में। तो वो भी संभावना तलाश रहे थे, जब नहीं संभावना दिखी तो फिर वापस हो गए। अच्छा, महाराजगंज में संभावना नहीं मिली। हाँ, नहीं मिली तो ये हो गए। तो इसलिए वो शायद सिवान से लड़े थे चुनाव। अच्छा। सिवान से भाजपा ने उनको टिकट दिया था। तो उसी क्रम में उनके पुत्र भी आ गए।
मगर ये जरूर है कि पिता की सहमति से ही आए होंगे, पिता के इजाज़त के बिना वो नहीं आए होंगे। और पार्टी के कई प्रवक्ता इधर आ गए हैं, तो ये क्रम लगातार जारी है। और बिहार में कांग्रेस ऐसे ही पहले से ढीला ढाला उसका संगठन है, अब और भी स्थिति बिगड़ जाएगी। वैसे में एकदम वो माने ये हो जाएगा कि कार्यालय खोलने वाला भी कोई नहीं रहेगा पार्टी में, ये स्थिति हो जाएगी। रवि रंजन जी कैसे देख रहे हैं कांग्रेस में ये जो पूरा भगदड़ मचा हुआ है? देखिए, कांग्रेस में तो बिहार में 1974 के आंदोलन के बाद ही धीरे धीरे खत्म होती चली गई। माने उत्तर प्रदेश और बिहार, इन दो राज्यों में कांग्रेस को कह सकते हैं जयप्रकाश नारायण के आंदोलन ने कांग्रेस को ख़त्म कर दिया इन दो राज्यों से। तो अब कांग्रेस जो जीवित थी उसको लालू प्रसाद यादव ने ट्रैप कर लिया है, उसको पकड़ के बैठे हुए हैं। अब कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता जो ये सोच रहे हैं कि आखिरकार जिसके खिलाफ संघर्ष किया पार्टी के लोगों ने, उन्हीं के माने तलवे चाटने पड़ रहे हैं, तो क्यों? और वहाँ कोई अवसर भी नहीं है, आप न लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, न विधायक का चुनाव, आपको 9 सीट माने कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी को बिहार में सीट भीख मांगनी पड़ती है, तो उसके कार्यकर्ता निराश हताश हैं। और जो कांग्रेस विहीन देश की बात जो भारतीय जनता पार्टी ने उठाई, अब कांग्रेस उसी की ओर बढ़ चली है। माने बिहार में तो हालत वही है। अब देखिए कि आरजेडी भी 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो उसके पास देने के लिए है क्या? किसी नेता को देने के लिए कुछ नहीं है। भाजपा के पास देने के लिए बहुत कुछ है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए विनोद शर्मा 2 बार माने कांग्रेस से आए भाजपा में, फिर चले गए कांग्रेस में, और आप फिर आ गए हैं भाजपा में। अशीत नाथ तिवारी जो इतने माने प्रवक्ता माने तेज तर्रार प्रवक्ता कहे जाते थे, और आज वो उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया। एक भोजपुर जिले के नेता हैं, यंग नेता हैं गजाधर पांडे, आज वो भी चले आए इसमें। अनिल शर्मा अध्यक्ष रहे हैं। अनिल शर्मा ने तो एक ज़माने में आपने जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने तो कांग्रेस में जान फूंक दी, गांव-गांव तक वो पैदल यात्रा की और वहां से माने लोगों को इकट्ठा किया, लेकिन उनकी भी कांग्रेस में। आप देखिए प्रेमचंद मिश्रा जैसे कद्दावर नेता इस समय चुपचाप बैठे हैं। एक बार उनको एमएलसी बनाए, इस बार टिकट भी नहीं दिया, तो प्रेमचंद मिश्रा भी नाराज बैठे हैं, वो कुछ कह नहीं रहे। अखिलेश सिंह को दोष क्यों ना दिया जाए? क्योंकि एक है कि चाहे प्रेमचंद मिश्रा हो या आशीष नाथ तिवारी हो, इन्होंने अखिलेश सिंह पर आरोप लगाए थे। वो तो खुद राज्यसभा चले गए, उनके बेटे को महाराजगंज से टिकट मिल गया, जबकि विजय शंकर दुबे भी महाराजगंज की रेस में थे। बिल्कुल थे, और निश्चित रूप से अगर बिहार में कांग्रेस को अगर डूबने का कोई कारण है तो वो अखिलेश सिंह एक कारण है। क्योंकि आप देखिए रामजतन शर्मा अध्यक्ष बने थे, उन्होंने बड़ी मेहनत की थी। अनिल शर्मा अध्यक्ष बने थे, उन्होंने बड़ी मेहनत की। भक्त चरण दास आए, जिनको भक्त चौनहर दास लालू यादव ने कहा, भक्त चरण दास ने बिहार में जान फूंकने की कोशिश की, लेकिन इन सब लोगों को दरकिनार माने अखिलेश सिंह ने भक्त चरण दास के साथ जो है वो किया। तो कांग्रेस कि अखिलेश सिंह जब तक अध्यक्ष बने, और ये बैठे हुए हैं लालू प्रसाद यादव की गोद में, लालू प्रसाद यादव जो कह रहे हैं वही हो रहा है पार्टी में, तो कांग्रेस को तो डूबना तय है। तो इसीलिए कांग्रेस में भगदड़ मची है, और ये भगदड़ अभी तो माने कम दिख रही है, अभी और विधानसभा का चुनाव आने दीजिए, अभी पूरी तरह से ये पार्टी खत्म होने वाली है। अब तो ये भी मान लिया जाए कि महाराजगंज में तो जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी खत्म हो गया कांग्रेस के लिए। उनकी जीत, अब वो घर भी बैठ जाएं सिग्रीवाल जी तो वो जीत जाएंगे आसानी से। अब कोई मुकाबला उनका है नहीं वहाँ। तो वो ऐसे भी पहले भी भारी थे, और अब तो एकदम सुनिश्चित हो गई उनकी जीत, तो ये तय है। मगर देखिए ये अखिलेश सिंह वाला जो मामला आप कह रहे हैं, तो अखिलेश सिंह को दोष इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि अखिलेश सिंह अपने मन से तो कुछ कर नहीं रहे हैं। पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है यानी गांधी परिवार, खड़गे जी हैं रबर स्टैंप, अध्यक्ष जरूर हैं मगर वो रबर स्टैंप हैं, जैसे यहाँ अखिलेश जी रबर स्टैंप हैं पार्टी के। तो गांधी परिवार की सहमति अनुमति से ही वो जो भी कर रहे हैं, तो इसमें इनका कोई दोष नहीं है। और लोग जा रहे हैं, पार्टी को ज़रूरत नहीं है ज़्यादा लोगों की। अच्छा। तो इसलिए लोग जा रहे हैं, और पार्टी को इसकी चिंता भी नहीं है। कल फिर नए लोग आ जाएंगे वहाँ, या जो अभी नेता मौजूद हैं उनके भाई भतीजा चाचा चाची वो सब लोग हैं, वो सब शामिल हो जाएंगे पार्टी में। तो अखिलेश सिंह इनको रोक कर रखने में भी कामयाब नहीं हुए? नहीं, अखिलेश सिंह क्यों रोकेंगे? जब दिल्ली से लोग छोड़ के जा रहे हैं, उनको कोई रोक नहीं रहा है, तो अखिलेश सिंह यहाँ क्यों रोकेंगे?
अखिलेश सिंह ने हो सकता है बात की हो केंद्रीय नेतृत्व से, वहाँ से कहा गया हो कि जिनको जाना है जाएं। ये तो राहुल गांधी का बयान था कि जिनको जाना है जाएं। तो राहुल गांधी तो बिहार को लेकर इतने ज्यादा चिंतित हैं कि लोकसभा का 4 चरण बीत गया, 5वां है, एक बार मह जाए। तो यहाँ लालू प्रसाद हैं ना, तो कांग्रेस को अपनी यूनिट की जरूरत भी नहीं है। वो तो अपनी संभावना, जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, वो अपनी संभावना लालू प्रसाद में देखती है। अच्छा। तो लालू प्रसाद कैसे बिहार में मजबूत रहें, उसकी चिंता ये है। कांग्रेस कैसे मजबूत हो, वो इनकी चिंता में नहीं है। कांग्रेस नेतृत्व इस बात के लिए कतई चिंतित नहीं कि बिहार में कांग्रेस कमज़ोर हो रही है। वो उसकी जो समझ है वो ये है कि लालू प्रसाद को वहाँ मजबूत किया जाए। थोड़ा देर बड़ा हल्ला हुआ कि पप्पू यादव आए हैं, कांग्रेस बड़ा मजबूत हो जाएगी। पप्पू यादव आगे क्या करेंगे? पप्पू यादव एक सीट बहुत होगा तो निकाल सकते हैं, और क्या करेंगे उनको, अगर वो भी लालू के खिलाफ जाएंगे। हालांकि ये एक बात थोड़ी सी उलझन वाली है कि वो वहाँ से लड़े और पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। पार्टी के डिसिप्लिन के खिलाफ कार्रवाई की उन्होंने। लालू की आलोचना भी खूब की, पहले तो खूब तारीफ करते रहे, फिर आलोचना पर उतरे, मगर पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो उनकी पत्नी वहाँ हैं कांग्रेस में, पहले से हैं, राज्यसभा सदस्य भी रही हैं, और हाँ अभी भी हैं। तो उनकी अच्छी पैठ है वहाँ गांधी परिवार में। तो हो सकता है उनके वजह से कोई कार्रवाई ना हुई हो, मगर ये कोई बहुत बड़ा इशू पार्टी के लिए नहीं है। चलिए, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जनसभा मधुबनी और सीतामढ़ी में हुआ, लेकिन बड़ी बात यह रही कि अमित शाह आज नहीं बल्कि बीते बुधवार की रात ही पटना में आ गए थे और कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी के नेताओं के साथ उन्होंने बैठक भी की थी। तो बीजेपी बिहार को लेकर अभी भी आश्वस्त नहीं है, पूरी तैयारी अभी भी पूर्ण कर रही है। निश्चित रूप से बिहार में 40 सीट, माने पिछले चुनाव में 39 सीट जो एनडीए जीत गई थी। बीजेपी को इस बार आशंका निश्चित रूप से है कि ये 40 में से सीटें कम होने वाली हैं, और एक एक सीट बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर 400 के पार का नारा उन्होंने दिया है तो उनको निश्चित रूप से हर सीट पर मेहनत करनी है, और इसीलिए बीजेपी बिहार पर खास नज़र रख रही है, क्योंकि बिहार के सीमांचल की 5-6 सीटों का असर बंगाल के चुनाव पर पड़ता है। बीजेपी के उत्तर प्रदेश के किनारे वाले माने बक्सर और ये सब इलाकों में, तो यूपी के चुनाव पर भी बिहार के चुनाव का असर पड़ता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो बिहार में विशेष मेहनत कर रही है। उसको तो खास लड़ाई बीजेपी की आप देखेंगे, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लालू प्रसाद यादव पर वार कर रहे हैं। अभी बिहार में कांग्रेस पर वार कम हो रहा है, असली लड़ाई तो लालू प्रसाद यादव से है। तो भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि तेजस्वी यादव एक युवा नेता के तौर पर बिहार में बहुत तेज़ी से उभर रहे हैं, और लालू प्रसाद यादव को काउंटर नहीं किया गया तो बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए प्रधानमंत्री की यात्राएं, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, ये तमाम बड़े नेता बिहार में एक तरह से इन लोगों ने कैंप किया हुआ है और लगातार आ रहे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री फिर आने वाले, पटना में रोड शो उन्होंने किया। तो बिहार को खास फोकस में रखा है, क्योंकि बिहार के चुनाव का असर आसपास के राज्यों में भी पड़ेगा, और ये 40 सीटें जीतना उनके लिए बहुत अहम है। बहुत अहम है। तो अमित शाह जी प्रभाव छोड़ कर गए मधुबनी और सीतामढ़ी में। हाँ, प्रभाव तो उनकी सभा अच्छी हुई। तेजस्वी यादव की भी वहाँ सभा हुई, उनकी भी सभा अच्छी थी, उसमें भी भीड़ था। और ये चुनाव देखिए, तेजस्वी यादव खुद को एक बड़े नेता के रूप में स्थापित करने में लगे हुए हैं। इसीलिए आप देखिए कि वो अकेले घूम रहे हैं, किसी सहयोगी दल के किसी दूसरे नेता को साथ नहीं ले रहे हैं। साथ एक हैं तो मुकेश सहनी। तो मुकेश सहनी को भी इसका फ़ायदा हो रहा है, वो भी एक नेता के रूप में स्थापित हो रहे हैं। और तेजस्वी तो अगर कुछ सीटें उनको मिल जाती हैं तो सारा क्रेडिट तेजस्वी यादव को जाएगा। तो उनकी तैयारी ये है कि इसमें हार जीत जो हो, मगर विधानसभा में वो मजबूती से एक मजबूत युवा नेता के रूप में उभरें, और उस हिसाब से वो अपनी रणनीति बना रहे हैं। कामयाब कितना होते दिखाई दे रहे हैं? कामयाब तो ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि वो रिजल्ट पर निर्भर करता है। मगर ये जरूर है कि उनकी सभाओं में भीड़ आ रही है, और वो जो बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं वो नौजवानों को टच कर रहा है, क्योंकि बिहार में बेरोजगारी बहुत है और लोगों को चाहिए यहाँ सरकारी नौकरी।
क्योंकि सरकारी नौकरी में काम धाम कुछ है नहीं, खाली तनख्वाह उठाइए आ घूस कमाइए। तो इसीलिए बिहार के नौजवानों में सरकारी नौकरी का आकर्षण ज़्यादा है। मगर प्राइवेट सेक्टर में तो अब बहुत सारे द्वार खुले हुए हैं। बिहार के नौजवान बड़ी संख्या में आईटी सेक्टर में जाइए तो एक ढेला भी फेंकिएगा तो जरूर किसी बिहारिये के सर पर गिरेगा। आईटी सेक्टर में ये स्थिति है। तो वहाँ मेहनत करना पड़ता है, इसलिए उसमें जाने से लोग कतरा रहे हैं और उनको चाहिए कि हमको अपने गांव में घर में नौकरी मिल जाए। तो और सरकारी नौकरी ये जरूर है कि नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। ये एक गड़बड़ी है कि नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, क्योंकि सरकार के पास इतना संसाधन अब नहीं है कि वो सरकारी कर्मचारियों की बहाली करे और उनको वेतन दे। तो स्थिति वहाँ पर फंसी हुई है। और शिक्षकों की बहाली अभी हुई, पुलिस की बहाली का ड्रामा किया गया, तो ये सब भी हो रहा है उसमें। तेजस्वी यादव सीतामढ़ी मधुबनी में तो उन्होंने जनसभा को संबोधित किया ही, लेकिन 20 मई को सारण लोकसभा सीट, जहां से उनकी बहन चुनाव लड़ रही हैं रोहिणी आचार्य, वहां पर वोटिंग होनी है। और आज 3 जनसभाएं उन्होंने की। एक तो रूडी के गांव अमनौर में किया, मढ़ौरा में किया, छपरा के एक अन्य स्थान पर किया। तो पूरी तरह से अब फोकस उन्होंने छपरा पे कर दिया है। तो माहौल कुछ बनेगा रूडी के खिलाफ? देखिए, पहले राजपूत वोटों में जो सूचनाएं वहाँ से आ रही थी उसमें उसके मुताबिक डिवीजन था, मगर अब उसकी भरपाई कर ली है। वहाँ भाजपा के नेताओं ने उसको मैनेज कर लिया है, बातचीत करके जो रूठे लोग थे उनको मना लिया है। उसमें आनंद मोहन की भी भूमिका रही है, उन्होंने भी वहाँ लोगों से बात की, फ़ोन वोन किया। प्रभुनाथ सिंह का बेटा आ ही गया इधर। तो इन सब का असर ये हुआ कि राजपूत वोट वहाँ पूरी तरह गोलबंद हो गया रूडी के साथ। तो ये एक उनके लिए सुकून वाली बात है कि उनकी स्थिति बहुत मजबूत हो गई है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि रोहिणी आचार्य को कमज़ोर आंका जाना चाहिए। और वहाँ लालू प्रसाद लगातार कैंप किए हुए हैं, वहीं राजद कार्यालय में ठहरे हुए हैं और वहीं से सारी रणनीति संचालित कर रहे हैं। तो इसलिए वहाँ अभी भी टक्कर बहुत जोरदार होगी। अब फैसला क्या होगा वो तो परिणाम बताएगा। अब ये यदुवंशी बनाम रघुवंशी की लड़ाई। हाँ, देखिए छपरा में ये लड़ाई माने जमीन पर है। अभी हाल के दिनों में छपरा के एक इलाके में राजपूतों और यादवों के बीच जो हिंसक संघर्ष हुआ उसका बड़ा असर माने देर तक असर हुआ, अभी तक उसका असर है। तो महाराजगंज का जो ये प्रभुनाथ सिंह का परिवार है उसका भारतीय जनता पार्टी में आना, ये जेडीयू में आना, ये एक बहुत बड़ा असर छोड़ेगा निश्चित रूप से। और जो गोलबंदी केवल राजपूतों की नहीं हुई है, गोलबंदी यादवों की भी हुई है। तो यादव जब एकजुट हो गए हैं तो उसका असर इधर देखने को मिला है। और फिर जब वो एकजुट है तो राजपूत भी एकजुट हैं। और इनके पक्ष में माने सवर्णों की एकजुटता के साथ कुशवाहा, कोयरी, कुर्मी इत्यादि जो वोटर हैं वो सब एकजुट हो गए हैं, जिसका असर छपरा में माने रोहिणी आचार्य को तो झेलना ही पड़ेगा। अगर इसमें थोड़ी सी भी अगर कोई गड़बड़ी हुई तो राजीव प्रताप रूढ़ी की मुश्किल भी बढ़ जाएगी। तो कुशवाहा वोटर की जब चर्चा रवि रंजन सर ने की है तो इतना उम्मीदवारों को टिकट लालू यादव ने दिया, उसका कुछ फर्क पड़ेगा? उसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, एक समय एनडीए ने भी बहुत यादवों को टिकट दिया, अभी भी कई यादव उसके नेता हैं, मगर लालू यादव की जो हैसियत है यादवों के बीच वो दूसरी नेताओं की नहीं है। तो उसी तरह कुशवाहा में जो या कोयरी में जो नीतीश कुमार की जो स्थिति है वो दूसरे नेताओं की नहीं है। फिर सम्राट चौधरी हैं, फिर उपेंद्र कुशवाहा हैं। तो ऐसे जो बड़े चेहरे हैं राजनीति में उस जाति के, वो सब एनडीए के साथ हैं। तो इसलिए वो वोट हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा टूट होगी उसमें। और एनडीए के साथ सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो सरकारी योजनाओं का लाभ जिन लोगों को मिला है वो एक बड़ा वर्ग है, जिनको घर मिला, जिनको शौचालय मिला, जिनको अनाज मिल रहा है फ्री में, और भी किसान पेंशन, क्या क्या तमाम तरह की योजनाएं हैं। तो वो सब चाहता है कि मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने रहें ताकि उनकी सुविधाएं चालू रहें। तो इसलिए वो एक बड़ा वोट बैंक बन गया है, उसमें अति पिछड़े समाज को भी जोड़ा जा सकता है। तो वो बैकबोन बना हुआ है।
तो इस आधार पर उसकी स्थिति मजबूत है। छपरा में कहा जा रहा था कि सच्चिदानंद राय क्योंकि बीजेपी से नाराज हो गए थे, टिकट काट दिया गया था, भूमिहार समुदाय से आते हैं, तो वो एक बड़ा फैक्टर बन जाएंगे महाराजगंज और छपरा में। लेकिन पीएम की जब सभा हुई तो सच्चिदानंद राय जी बीजेपी में अब आ गए हैं, रूडी जी के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो एक और रूडी जी के पक्ष में माहौल चला अब देखिए वो किला धीरे धीरे मजबूत होते जा रहा है। मैंने सच्चिदानंद राय पर एक था कि सच्चिदानंद राय ने तो ये कह दिया था कमर कस के कि इनको हराएंगे, यानी जनार्दन सिग्रीवाल को, और इनको हराए बिना मानेंगे नहीं, और उसका एक असर भी हुआ था। उस समय जनता में एक हवा बन गई थी कि जनार्दन सिग्रीवाल के लिए सच्चिदानंद राय चैलेंज हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो जमीनी स्तर पे जो उनका जो ये मैनेजमेंट जो चल रहा है हर क्षेत्र में, आप देखें शिवहर में किस तरह से गोलबंदी हो गई और छपरा में हो गई, माने सब। तो ये सच्चिदानंद राय ने जो भारतीय जनता पार्टी का जो रुख किया, इसका असर छपरा के चुनाव पर जरूर देखने को मिलेगा। और निश्चित रूप से अब जो है राजीव प्रताप रूढ़ी और जनार्दन सिग्रीवाल दोनों के लिए स्थिति मजबूत हो गई। चलिए जाते जाते एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। नीतीश कुमार जी बीमार थे, पीएम की सभा में नहीं गए, नामांकन सभा में, लेकिन आज शिवहर में गए थे, लवली आनंद के लिए वोट मांगा, अब सब कुछ ठीक हो गया है। हाँ, आज तो सुशील मोदी जी के यहाँ भी गए, वो उनकी पत्नी से मिले, परिवार के लोगों से मिले, सांत्वना दी। और एक सूचना और कई स्रोतों से मिली कि जब पहली बार वो गठबंधन में गए थे, महागठबंधन में एनडीए को छोड़ के, तो उस समय उन्होंने सुशील मोदी को ऑफर किया था कि आप हमारे साथ आ जाइए, आप डिप्टी सीएम बने रहिए। मगर सुशील मोदी इसके लिए तैयार नहीं हुए। वो तो एक कमिटेड कार्यकर्ता थे बीजेपी के, तो इसलिए वो तैयार नहीं हुए। मगर फिर भी दोनों के बीच बड़ा अटूट संबंध एक तरह से था। हालांकि बीच में एक दूसरे के खिलाफ खूब बयानबाजी हुई जम के, और नीतीश जी तो यहाँ तक कहे कि ठीक है वो अच्छा बोल रहे हैं क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप के नज़र में आ जाएं, कुछ मिल जाए पद तो खुशी होगी, हम लोग को व्यंग करते थे। मगर आज गए और बहुत सांत्वना दी उन्होंने, और कहा कि हमने एक सच्चा साथी खो दिया है। और चुनाव प्रचार में भी गए, चुनाव प्रचार में भी गए। तो ये हैरान करने वाली बात है कि कल इतनी तबीयत खराब थी परसों, और आज आप चुनाव प्रचार में चले गए बाहर इस गर्मी में, तो वो तबीयत कैसे इतनी खराब हो गई और फिर कैसे इतनी ठीक हो गई। और फिर वो बनारस वाला प्रसंग भी हो जाता है कि वहाँ आपके दल का कोई प्रतिनिधि नहीं गया पीएम के नामांकन समारोह में। तो ये मामला कुछ लगता है कि कहीं पेंच कुछ फंसा रहा है फिर बीजेपी और जेडीयू में। हो सकता है कि बैक गियर कहीं लग रहा हो, नीतीश कुमार जी का मन फिर डोल रहा है। अमित शाह के पटना आगमन पर ये कुछ फेरबदल हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि अमित शाह से और नीतीश कुमार की बातचीत, अगर उनकी सीधी बातचीत प्रधानमंत्री से नहीं होती है, लेकिन अमित शाह से वो हमेशा संपर्क में रहते हैं। खुद नीतीश कुमार ने ये कहा है कि वो हमसे उनसे बातचीत होती रहती है। तो एक तो ये बात, दूसरी कि आप बिहार शरीफ में एनडीए के दफ्तर में जदयू की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और उसमें राजद पर जोरदार हमला बोला गया। तो अब ये नीतीश कुमार जो लगातार सभी सभाओं में कहते रहे हैं कि हम आप ही के साथ हैं, अब कहीं नहीं जाएंगे, बीच में उनकी नाराज़गी जो ट्रोल हुए, वो जो तस्वीर पर प्रधानमंत्री के रोड शो में, उसमें लगता है कि नीतीश कुमार नाराज़ हुए होंगे और उनको लगा होगा कि अब ये अंदर से बुरा लग गया होगा। तो वो जो दुख लग गया उसके लिए 2 दिन महटिया गए, महटिया गए। लेकिन अब जो है बात बन गई होगी और फिर सोचा होगा कि छवि खराब हो जाएगी, तुरंत लोकसभा चुनाव निपट जाए, उसके बाद फिर देखा जाएगा। तो मामला यही है। अब इसमें एक और है कि नीतीश जी जब इधर आ गए तो मीडिया कर्मी बड़ा राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि वो बहुत आलोचना करते थे और बार बार हर वक्तव्य में अपने कहते थे कि आप लोग तो दिल्ली वालों के कब्जे में है, बिहार में इतना काम हुआ वो आप लोगों को दिखेगा नहीं, आप लोग उसको दिखला नहीं सकते हैं। आज भी कहते हैं कि जो बोलता है लोग सबका छपता है, मेरा नहीं छपता है। तो मगर अब ये बात नहीं बोलते हैं कि आप लोग दिल्ली वाले के कब्जे में हैं। हाँ, क्योंकि वो खुद दिल्ली वाले के कब्जे में चले गए हैं अब, तो वो कैसे बोलेंगे। तो इसलिए हमको लगता है कि मीडिया कर्मी बिहार के कम से कम बहुत जो कहते हैं कि चाचा पे कब्जा कर लिया, तो सही कहते हैं। हाँ, वो तो सही कह रहे हैं। तो देखिए बिहार में अभी चुनावी दंगल चल रहा है 40 लोकसभा सीटों की,
19 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गए हैं और 5वें चरण में 5 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं 20 मई को। उससे पहले अब बिहार की राजनीति में धुआंधार प्रचार प्रसार का दौर देखने को मिल रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी कैंपेनिंग कर रहे हैं। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, सब कोई, जेपी नड्डा आ रहे हैं। लेकिन इधर INDIA गठबंधन की बात करें तो वही दो चेहरे मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव कमान संभाले हुए हैं। नीतीश कुमार बीमार थे, लेकिन आज शिवहर में लवली आनंद के पक्ष में वोट मांगने गए थे। अब जनता को तय करना है किसके पक्ष में EVM में बटन दबाना है। आगे भी अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।